Welcome back friends and welcome to the last class of statistics chapter number 1 collection of data। चलिए क्विक राउंड ऑफ रिवीजन लेते हैं। हमने सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में से वी फाउंड आउट समवेयर अराउंड 10 डेफिनेशंस और वो सारे के सारे डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को क्लास 1 में करवाए थे। एज वेल एज वी went through the definition of primary data as well as friends secondary data। फ्रेंड्स उसके बाद क्या आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देयर वर इन टोटल 5 पॉइंट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई व्हिच वर दोस 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स प्राइमरी डेटा शुड बी फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम लोग प्राइमरी डेटा पूरा कंप्लीटली अच्छे से याद कर लेंगे एंड उसका ऑपोजिट हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी डेटा में लिखेंगे। सो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल। याद है आपको, हमने ये भी याद रखा था कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। फ्रेंड्स हम लोग खुद जाके कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में आएगा। फिर से एक बार सबसे पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल, कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। थर्ड पॉइंट इज रॉ फॉर्म। फोर्थ पॉइंट मनी टाइम एंड एनर्जी ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा में ज्यादा जाएगी, ऑलराइट। लेकिन फ्रेंड्स बियॉन्ड ऑल दिस पॉइंट प्राइमरी डेटा इज ऑब्वियसली मोर रिलायबल क्योंकि हमने खुद जाके उसको कलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स दिस वर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मूविंग फर्दर हमने देखा कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेनली 3 मेथड है। ध्यान यहाँ पे सबका, एक है डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनएयर। फ्रेंड्स तो डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर 3 चीजें की थी, मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। आई एम श्योर सबको याद है। चेक कीजिए डायरेक्ट इंक्वायरी का मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स in direct inquiry method an investigator himself or an enumerator appointed by him visits the field personally। all right, वो खुद जाता है, खुद विजिट करता है प्लेस को एंड collects the information। this is called primary data and under that direct inquiry वो खुद या तो फिर उसके अपॉइंट किए हुए लोग वहां पे जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वगैरह दिया है आप लोगों को जब भी टाइम मिले यू कैन रीड इट वंस, ओके। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, एडवांटेजेस। फ्रेंड्स एडवांटेजेस में हमने कैसे डिसाइड किया था, फर्स्ट पॉइंट व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, इसका एक सीक्वेंस था, याद कीजिए। व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड मैं खुद जाऊंगा एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा लेके आऊंगा। As I have gone personally, उनके कोई भी क्वेश्चन, कंफ्यूजन या डाउट है तो हम उसको क्लियर करेंगे, हम उनको पर्सनली अश्योरेंस देंगे अगेंस्ट मिस यूज ऑफ देयर एनी इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, अगर हम लोग खुद गए हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे। फिर से एक बार, इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड हम खुद जाके एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा लेके आएंगे। खुद जा रहे हैं तो किसी के भी कोई भी क्वेश्चन, कंफ्यूजन या डाउट होंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, हम उनको पर्सनली अश्योरेंस देंगे देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ एनी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज वी कैन गेट सम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आल्सो। फ्रेंड्स व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी, obviously more time, more expensive, less reliable। याद आ रहा है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट तीनों के तीनों, more time, more expensive, less reliable। ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मेथड आया था इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर मेनली हमारे सामने 3 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन था सुटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। कब हम लोग इनडायरेक्ट इंक्वायरी को हम लोग फॉलो करेंगे या कब हम लोग इनडायरेक्ट इंक्वायरी करेंगे। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट इंक्वायरी में, इंक्वायरी के मीनिंग में टेक्स्ट बुक का एंगल क्या है,
कि फ्रेंड्स समझ लो कि अगर कोई इंक्वायरी के लिए आप लोग कोई भी ऑथोराइज एजेंसी या रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप लोग एम्प्लॉय करते हो, आप लोग उनको हायर करते हो टू गेट सम डेटा फ्रॉम द मार्केट, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसकी सुटेबिलिटी कब होगी? देयर वर 4 पॉइंट्स, याद कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद आ रहा है कुछ? सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट, व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज, अगर बहुत बड़ा फील्ड होगा तो हम लोग खुद नहीं जा पाएंगे, वी नीड टू गेट सम एजेंसी विथ अस। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद 2C थे, इंफॉर्मेशन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। फ्रेंड्स, याद आ रहा है? इंफॉर्मेशन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट इज अनबेरेबल। ऑलराइट फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, field of inquiry is very wide, उसके बाद information is of complex nature and cost is unbearable. All the 4 points, my dear friends, you can learn all the 4 points. All right, चलिए उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया है, different एग्जांपल्स, आप लोग अपने आप टाइम परमिट जब भी करें प्लीज रीड इट। ऑलराइट, उसके बाद मेन पार्ट क्या था? एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। फ्रेंड्स, एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, वाइड से याद आया कुछ? याद आ रहा है हमारी लर्निंग टेक्निक? वाइड से याद आया, इट इज यूजफुल टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो वो लोग क्या करेंगे? लेस कॉस्ट, टाइम, एनर्जी में काम करवाएंगे। एंड लास्ट पार्ट इज यूनिक पॉइंट था। क्या यूनिक पॉइंट था? व्हेन रिस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहां पे रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए राजी नहीं होता है, तो हम प्रोफेशनल एजेंसी को भेजेंगे फ्रेंड्स, एंड वो लोग ये इंफॉर्मेशन निकलवा के लेके आएंगे। ऑलराइट, इसके लिमिटेशंस मैंने आपको ये बताया था लिमिटेशन में कि इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन सी 2 पार्टी? एक हमने जिनको हायर किया है वो, और दूसरे, याद है आप लोगों को, जो रिस्पोंडेंट है वो। नाउ फ्रेंड्स, हमने जिनको हायर किया है, फ्रेंड्स जिनको हमने हायर किया है, अगर उनका बायस या विथ प्रेजुडाइज अगर कोई ओपिनियन रहा, उनका पहले से ही बायस्ड ओपिनियन रहा, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इंक्वायरी में मिली हुई इंफॉर्मेशन बायस्ड रहेगी, will be less useful. All right, and second point friends, जो respondents है, अगर respondents के लिए आप जो लिखना चाहो, respondents है वो dishonest है, inefficient है, या तो फिर unable to provide information। हो सके तब तक ये जो words है उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। जो respondents है अगर वो dishonest है, अगर वो inefficient है, या तो फिर unable to provide information, तो बात खत्म। All right friends, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ क्वेश्चनर में पहले 2-3 पैराग्राफ आप लोग अपने आप जब भी टाइम मिले तब रीड कर सकते हो। मेथड ऑफ क्वेश्चनर में मेनली 2 मेथड आएगी, क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर। वन मोर टाइम, क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो उसका एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। बहुत फायदे उसके कि आपको इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करना भूल ना जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया था, हम कहीं पे विजिट करके आते हैं और फिर ऐसा बोल देंगे अरे यार वो तो पूछना भूल गए हम लोग। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चन है, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चंस हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम योर व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। आइडियल क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? ऑलराइट, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक नेमोनिक बना के दिया था। LMT CS में MCQ होते हैं, कुछ याद आ रहा है? LMT CS में MCQ होते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। L का मतलब क्या होता है, याद करने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चंस है वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। L फॉर लॉजिकल, M फॉर फ्रेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए, T फॉर अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए। चलो फिर से एक बार, LMT, L स्टैंड्स फॉर लॉजिकल, M स्टैंड्स फॉर मिनिमम, T स्टैंड्स फॉर अप्रोप्रिएट टाइटल। फिर फ्रेंड्स CS, और आपने देखा होगा कि जो नेमोनिक्स था उसमें स्क्वायर किया हुआ है। स्क्वायर का मतलब साफ है, 2 C है 2 S है।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड सी यहां पे ध्यान सबका, कंसिस्टेंट विद द पर्पस होना चाहिए, कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए। दो सी फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। वन मोर टाइम, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स फिर से एक बार, LMT, L स्टैंड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, M फॉर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, T फॉर अप्रोप्रिएट टाइटल, C 2 है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एस भी 2 है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट इज MCQ, दैट मींस दे वांट टू सजेस्ट अस कि आप जब भी क्वेश्चनर प्रिपेयर करो, हो सके उतने यस नो टाइप या MCQ वाले क्वेश्चंस रखो, सो दैट जो रिस्पोंडेंट है वो एकदम इजीली उसको फिलअप करके आपको वापस कर सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब तक हमने यहां तक देखा था, अब आगे फ्रेंड्स क्वेश्चनर के अंदर इन टोटल 2 मेथड्स है। पहला जो मेथड है वो है क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड दूसरा जो मेथड है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर। लेट मी एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड्स इन माय वर्ड्स। फ्रेंड्स जब भी आपको टाइम परमिट करे, वहां पे एक छोटे पैराग्राफ दिया हुआ है, आप अपने आप आराम से रीड कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चनर बाय पोस्ट। फ्रेंड्स व्हाट डू वी मीन बाय क्वेश्चनर बाय पोस्ट? एज वी डिस्कस्ड कि हमने एक आइडियल अच्छा सा क्वेश्चनर बना लिया है फ्रेंड्स, और अब ये क्वेश्चनर हम लोग थ्रू पोस्ट, पोस्टल सर्विसेज पता है ना आप लोगों को, थ्रू पोस्ट हम लोग हमारे रिस्पोंडेंट्स तक पहुंचाएंगे एंड रिस्पोंडेंट्स उनको फिलअप करेंगे। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, रिस्पोंडेंट उनको फिलअप करेंगे, अच्छे से फिलअप करेंगे एंड दे विल सेंड इट बैक टू अस। फ्रेंड्स मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है पता है, हमें रिस्पोंडेंट्स को तकलीफ ना हो इसलिए हम लोग क्वेश्चनर के साथ एक ब्लैंक एनवेलप भेजते हैं। एनवेलप पे हमारी कंपनी का नाम और हमारी कंपनी का एड्रेस एज वेल एज प्रॉपर पोस्टल स्टैंप भी प्रिंट किया होता है। दैट मीन्स व्हाट, पोस्टल कॉस्ट भी हम लोगों ने बेयर कर ली है। व्हाई? बिकॉज फ्रेंड्स हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सो हम उनको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो ऐसी सारी अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे? ब्लैंक एनवेलप भी भेजेंगे जिसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, एज वेल एज प्रॉपर पोस्टल स्टैंप भी हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया होगा। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर? तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होता है, अच्छा सा एक क्वेश्चनर रेडी है, वो क्वेश्चनर लेके हमारे लोग, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे एन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट करते हैं एंड पर्सनली विजिट करके वो पूरा क्वेश्चनर भर के लेके आते हैं। फ्रेंड्स दोनों मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, हम दोनों को टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चनर बाय पोस्ट के एडवांटेजेस। फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है वेरी सिंपल, ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर फ्रेंड्स। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वास्ट। ऑब्वियसली अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत लार्ज है फ्रेंड्स, तो हम लोग आप समझ सकते हो कि हम लोग यार पर्सनली कहां पहुंचेंगे सबके पास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मारुति कार, आप सब जानते हो मारुति कंपनी। मारुति कंपनी ऐसा चाहती है कि उनके कस्टमर्स पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी है वहां वहां से उनको उनके फीडबैक्स चाहिए रिगार्डिंग कार एंड आफ्टर सेल सर्विस। नाउ फ्रेंड्स आप जानते हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक छोटे से छोटे गांव में भी मारुति दिखती है। मतलब साफ है कि उनको पर्सनली जाके अप्रोच करना वो बहुत कॉस्टली या आई कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो बेटर क्या रहेगा, हम एक आइडियल क्वेश्चनर बनाएंगे और उनको थ्रू पोस्ट भेजेंगे। तो फ्रेंड्स कहना इसे, जब एरिया वास्ट कवर करना हो तो एन्यूमरेशन और वी कैन से क्वेश्चनर जो है वो बाय पोस्ट अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स ऑब्वियसली लेस एक्सपेंस में खत्म होगा। आप फ्रेंड्स कंपेयर करो, आप अगर आपके एम्प्लॉइज को भेजते हो कितना खर्चा लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, फूड अलाउंस एंड व्हाट नॉट। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स वाइड एरिया कवर करना हो पोस्ट इज बेस्ट, लेस एक्सपेंस में काम हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स थर्ड वन
यूनिक पॉइंट, क्या यूनिक पॉइंट है? जहां पे हम पर्सनली नहीं पहुंच पाते वहां पे पोस्ट तो है ही। आपको पता चल रहा है? 3 पॉइंट याद रहेंगे फ्रेंड्स। व्हेन द एरिया इज वेरी वाइड, लेस एक्सपेंस में खत्म करना हो, और थर्ड पॉइंट इज ए यूनिक पॉइंट, जहां पे हम नहीं पहुंच पाते वहां पे पोस्ट पहुंचेगा। नाउ फ्रेंड्स, फोकस ऑन लिमिटेशंस। बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, वेरी वेरी लॉजिकल। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इफ रिस्पोंडेंट इज इलिटरेट? फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है ना, आपने जिसको फर्स्ट क्लास क्वेश्चनर भेज दिया लेकिन वो पढ़ना ही नहीं जानता है, लिखना ही नहीं जानता है, हाउ ही विल रिस्पॉन्ड टू यू? तो फ्रेंड्स, व्हाट इफ रिस्पोंडेंट इज इलिटरेट? दैट्स द बिगेस्ट लिमिटेशन। फ्रेंड्स, अगेंस्ट दैट आई कैन टेल यू, अगर मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा है तो वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और उसका जो आंसर है वो रिकॉर्ड करके लेके आएगा, वो नोट डाउन करके लेके आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इलिटरेट होगा, खत्म हो गई बात। दूसरा, what if questionnaire is coming incomplete? What if questionnaire is coming back incomplete? Friends, याद रखो, first point was illiterate, second point is incomplete. First point was illiterate, second point is incomplete. Incomplete का मतलब क्या? फ्रेंड्स, काफी बार हम लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकली, कि जब भी ऐसा क्वेश्चनर भेजते हैं ना, वो लोग इनकम्प्लीट वापस भेज देते हैं, ब्लैंक वापस भेज देते हैं। पता चल रहा है? तो फिर आपका तो पर्पस सर्व नहीं हुआ ना। थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ क्वेश्चनर। फ्रेंड्स, मान लीजिए मारुति कंपनी ने टोटल 50,000 क्लाइंट को ऐसा क्वेश्चनर भेजा था, लेकिन फ्रेंड्स वापस आए सिर्फ 32,000, बाकी के 18,000 लॉस्ट। पता चल रहा है? दे पीपल हैवंट बॉदर्ड टू फिल अप एंड गिव इट बैक टू द कंपनी। पता चल रहा है? सो इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ क्वेश्चनर। एंड फ्रेंड्स, लास्ट वन इज लैक ऑफ असिस्टेंस। तो इसको याद कैसे रखना है? IILL, I for illiterate, I for incomplete, L for loss of questionnaire and L for lack of assistance। फ्रेंड्स, समझो आप लोग, कोई पर्सन जब ये क्वेश्चनर फिलअप करता है, अगर उसको उस टाइम पे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स है, किसको पूछेगा? पता चल रहा है आप लोगों को? ऑलराइट, चलिए फिर से एक बार, एडवांटेजेस। फ्रेंड्स, वेरी वास्ट फील्ड को जब कवर करना है, क्वेश्चनर बाय पोस्ट इज बेस्ट, लेस एक्सपेंस में काम हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज यूनिक, जहां पे हम लोग पर्सनली नहीं पहुंच पाते वहां पे पोस्ट तो पहुंच ही जाएगा। फ्रेंड्स, लिमिटेशन, IILL, I for illiterate, I for incomplete, L for loss of questionnaire and L for lack of assistance। ऑल राइट फ्रेंड्स, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, उसके बेनिफिट्स क्या है? फ्रेंड्स, ब्रीफली बताऊं मैं आपको। क्वेश्चनर बाय पोस्ट के जो डिसएडवांटेजेस थे ना, वही इसके बेनिफिट्स है। फिर भी हम लोग एकदम आराम से देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान, सबसे पहला पॉइंट क्या है? यहां पे हमें वहां पे पहला पॉइंट क्या था? इलिटरेट था, तो यहां पे भी इलिटरेट वाला एक पॉइंट है। दो फ्रेंड्स, वी हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। चलो हम अपनी सीक्वेंस से जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? एज हम लोगों ने हमारे एन्यूमरेटर्स को भेजा है, वी विल गेट कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर से एक बार, कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। वर्ड्स जितने याद रख पाओ आप लोग, कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हमारा एम्प्लॉय या हमारा एन्यूमरेटर गया है तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन विल बी रिलायबल। नेक्स्ट पार्ट इज इलिटरेट लोगों से भी हम लोग ये इंफॉर्मेशन निकलवा लेंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट इज देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ क्वेश्चनर। फ्रेंड्स, हमारा एम्प्लॉय गया है, जब तक उसको आंसर नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करता रहेगा। पता चल रहा है? ओनली 4 पॉइंट्स, कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, वहां से क्या याद आना चाहिए? रिलायबल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, हम इलिटरेट लोगों से भी ये क्वेश्चनर करवा सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट कहां पे आएगा? लॉस ऑफ क्वेश्चनर नहीं होने वाला है इसमें। व्हाई? बिकॉज जितने क्वेश्चनर हमने उसको दिए वो फिलअप करके वो वापस ही लेके आएगा। I hope it is clear to everyone. Okay, चलिए disadvantages. Friends, disadvantages are very very interesting into this.
एन्यूमरेटर के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखिए, टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस है वो मैंने चेंज किया हुआ है, आपको मेरा लिखा हुआ 1 2 3 4 दिख रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, ओके, प्लीज वेरीफाई। फर्स्ट वन, अनसुटेबल व्हेन स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। फ्रेंड्स यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमने मारुति कंपनी का एग्जांपल दिया, पूरे इंडिया में कैसे भेजोगे आप अपने एन्यूमरेटर्स को, पता चल रहा है। अनसुटेबल व्हेन स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट इज वी नीड एक्सपर्ट एन्यूमरेटर फॉर दैट। ध्यान यहां पे, फर्स्ट इज व्हेन इट इज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इट इज अनसुटेबल, सेकंड इज वी नीड एक्सपर्ट एन्यूमरेटर। फ्रेंड्स इससे कैसे याद रखेंगे, इसे वाइड एरिया है, एक्सपर्ट एन्यूमरेटर चाहिए, अगर एक्सपर्ट नहीं मिले तो उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स प्लीज रीड पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है मैंने, डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन्ड। मतलब क्या हुआ, अगर अनट्रेन्ड पब्लिक मिलती है आपको तो उनको ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट है। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट, unsuitable when it is spread over a large area or wide area. सेकेंड वन इज एक्सपर्ट एन्यूमरेटर चाहिए, एक्सपर्ट नहीं मिले तो डिफिकल्ट टू ट्रेन द अनट्रेन्ड। याद रहेगा, एक्सपर्ट चाहिए, सबको चाहिए होते हैं, लेकिन नहीं मिले तो डिफिकल्ट टू ट्रेन द अनट्रेन्ड। फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड, ये सब अगर कर भी लिया वेरी एक्सपेंसिव फ्रेंड्स, very expensive. So fourth point is increases the total cost, or you can write down very expensive. And friends fifth point यूनिक पॉइंट है, क्या पता है, रीड कीजिए, एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब क्या हुआ पता है, जो रिस्पोंडेंट है ना उसकी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऑब्वियसली आप पर्सनली जाना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 बार जाते हो ना तब जाके वो पर्सन मिलता है। ऑलराइट, सो ये भी एक अपने आप में बड़ी लिमिटेशन है। ओके चलिए फ्रेंड्स, एडवांटेजेस पहले करते हैं हम लोग। एडवांटेजेस में क्या होगा, अगर खुद जाएंगे उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा एक नेमोनिक बनाया हुआ है, कंप्लीट आरआईएल। फ्रेंड्स आरआईएल को तो आप सब जानते हैं, रिलायंस। ऑलराइट, सो कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आर का मतलब होता है रिलायबल, फ्रेंड्स आई का मतलब होता है इलिटरेट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड एल का मतलब होता है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर। ऑलराइट, चलिए लिमिटेशंस में क्या होगा, फ्रेंड्स इफ इट इज स्प्रेड ओवर वाइड एरिया अनसुटेबल हो जाएगा। वी नीड एक्सपर्ट एन्यूमरेटर, एक्सपर्ट नहीं मिले तो डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, और ये सब कर भी लिया तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और वी कैन से टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस। एंड लास्ट इज अ यूनिक पॉइंट, हमें रिस्पोंडेंट का पर्सनल टाइम लेना पड़ता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, दैट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके, तो यहां पे हमारा प्राइमरी डेटा खत्म होता है। फ्रेंड्स प्राइमरी डेटा में क्या क्या पढ़े, एकदम क्विक राउंड ऑफ रिवीजन। प्राइमरी डेटा का खुद का डेफिनेशन आप लोगों ने किया, उसके बाद उसके टोटल 3 मेथड थे, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। फ्रेंड्स डायरेक्ट इंक्वायरी में मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, याद आ रहा है कुछ। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में सुटेबिलिटी, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चनर मेथड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चनर मेथड के टोटल 2 मेथड थे, क्वेश्चनर बाय पोस्ट, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, और उन सब के एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। ऑलराइट, अब चलते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी डेटा पे। फ्रेंड्स सेकेंडरी डेटा का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन मैं आपको ओरली एक मीनिंग समझाता हूं। सेकेंडरी डेटा का सिंपल मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स पता है, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है, हो सकता है उसके खुद के पर्पस के लिए, और आप अब उसको यूज कर रहे हो। किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है और आप उसको अब यूज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर सोर्सेस के अंदर क्या ध्यान रखना है पता है, 2 ही टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड एंड दूसरा होता है अनपब्लिश्ड। फ्रेंड्स पब्लिश्ड सोर्सेस को पहले हम लोग याद रखेंगे, डिटेल में आपको जब टाइम मिले यू मे रीड ऑन योर ओन। पब्लिश्ड सोर्सेस में टोटल 7 पॉइंट है, लेट मी शो यू, टोटल 7 पॉइंट है। 7 के साथ यहाँ पे याद रखेंगे, कैसे याद रखते हैं, ध्यान यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस।
फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है आईएमएफ वगैरह, ये लोग जो डेटा पब्लिश करते हैं वहां से भी हमें डेटा मिल सकता है। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स गवर्नमेंट पब्लिकेशन। थर्ड पॉइंट है, हमारा सीक्वेंस अलग है टेक्स्ट बुक से। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। एंड फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एंड फिफ्थ वन इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगेगा सर ये कैसा सीक्वेंस किया है आपने, कोई नेमोनिक्स नहीं है। फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको ये कैसे किया है। आप जस्ट जर्नी देखिए इसकी। सबसे पहला क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल में से क्या कहां पे आए हम लोग, हमारी गवर्नमेंट पे आए। हमारी गवर्नमेंट में से हम लोग कहां पे गए, सेमी गवर्नमेंट पे गए। ध्यान यहाँ पे सबका, पहले इंटरनेशनल, फिर गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट एंड लास्ट में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वी आर जस्ट ड्रिलिंग डाउन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्या आया, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट एंड लास्ट वन इज रिसर्च पब्लिकेशन। फ्रेंड्स ये हुए पहले 5 पॉइंट। इसको ऐसे ही याद रखना है। कैसे याद रखना है, 1 2 3 4 एंड 5 का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। ओके, फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पब्लिकेशन है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट एंड लास्ट वन इज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ऑलराइट, ओके। एंड फ्रेंड्स बाकी के 2 पॉइंट क्या है, अब आ गए हमारे बिजनेस एंड कॉमर्स पब्लिकेशंस और ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर। फ्रेंड्स 5 तो मैंने याद करवा ली, अब 2 के लिए आप लोग थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। ऑलराइट, ओके। बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। फ्रेंड्स यू कैन अंडरस्टैंड ये सारे पब्लिश्ड सोर्सेस है, यानी कि ये सारा डेटा पब्लिकली डिक्लेयर होता है और वहां से जिसको यूज करना है वो डेटा यूज कर सकता है। ऑलराइट, चलिए अब अनपब्लिश्ड सोर्सेस क्या होता है। फ्रेंड्स प्लीज रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अच्छे से समझाया है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। Friends, some of the statistical data may not be published. Sometimes data may be drawn on request from the unpublished internal records of private and public organization. Friends, public at large इसको publish नहीं किया होता है, लेकिन आप लोग उनको request करोगे तो वो आपको ये data देंगे। Alright, which are prepared for their reference. For example, salary of employees, their length of service, educational level, data regarding investment of mutual funds in public and private sector companies. बहुत सारा हो सकता है। एक बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, आपको पता है किसी भी कंपनी का जो सैलरी का डेटा होता है वो पब्लिश नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई मतलब आपका कोई जेन्युइन पर्पस है, यू विजिट द कंपनी, मीट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसको मिलिए और उनको पूछिए, एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस डेटा। इफ ही इज सेटिस्फाइड ही विल गिव यू। पता चल रहा है फ्रेंड्स। सो ये कहीं पे पब्लिश नहीं होता है, ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट आपको ये डेटा मिलता है। फ्रेंड्स फिर से एक बार, सेकेंडरी डेटा में 2 टाइप के डेटा हो सकते हैं, पब्लिश सोर्सेज से मिल सकते हैं, अनपब्लिश सोर्सेज से मिल सकते हैं। पब्लिश में फ्रेंड्स शुरू कहां से करेंगे, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, local government we can say, and last one is research organization. Friends, research organization से क्या याद आना चाहिए, business and commerce organization, and last one is newspapers and periodicals. All right, and unpublished sources भी हम लोग discuss कर चुके हैं। Friends, we are on the last question of chapter number 1. We are going to end this chapter. Okay, चलिए सब अब क्वेश्चन क्या है, प्रीकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स क्या प्रीकॉशंस रखने पड़ेंगे, देखिए यार इसमें प्रीकॉशन इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है, वी आर नॉट नोइंग हिज पर्पस, उसने क्यों कलेक्ट किया था, किसके कहने पे किया था। ऑलराइट, और वो डेटा अगर हम लोग यूज करते हैं, हमने खुद ने तो ये सारा रिसर्च किया नहीं है, किसी का डेटा यूज कर रहे हैं, तो किसी का डेटा यूज करने के टाइम पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने एक सीक्वेंस प्रिपेयर किया हुआ है, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पूछना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, हु हैज कलेक्टेड द डेटा।
फ्रेंड्स, हु हैज कलेक्टेड द डेटा? क्या वो लोग ऑथराइज्ड एजेंसी है? क्या हम उनके डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली वी नो कितना ट्रस्ट करना चाहिए उस पे, पता चल रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कलेक्टेड द डेटा। सेकंड पॉइंट इज व्हाई द डेटा हैज बीन कलेक्टेड, यानी कि ये डेटा कलेक्ट करने के पीछे का पर्पस क्या था। फ्रेंड्स, ये डेटा कलेक्ट करने के पीछे का पर्पस क्या था? वो पर्पस के बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि इसकी सिंसियरिटी कितनी होगी, उसमें परफेक्शन कितना होगा। मान लीजिए कि आपसे आपके रिलेटिव्स में या आपके नेबर्स पे आपसे एग्जैक्टली 1 साल बड़ा एक स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स लिया है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग 12th के बाद कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आप उनका कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करोगे एंड आई थिंक इट विल बी रिलायबल। बाय बिकॉज उन्होंने अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए ये सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ऑलराइट, तो ऐसे डेटा को हम लोग ट्रस्ट वर्दी डेटा कह सकते हैं। डिपेंड्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? हु हैज कलेक्टेड। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाई दे हैव कलेक्टेड, यानी कि पर्पस बिहाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट चेक कीजिए, हाउ दे हैव कलेक्टेड। दैट मींस व्हाट, कौन सा मेथड यूज किया है? डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कौन सा? हाउ दे हैव कलेक्टेड। सो फ्रेंड्स, कैसे याद रखेंगे? हु, व्हाई, हाउ, याद रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज व्हेन दे हैव कलेक्टेड। व्हेन का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, डेटा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ सब कुछ बदल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं अपने टाइम में, मैंने जब कॉलेज किया उस टाइम में जो डेटा कलेक्ट किया था और वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको आज हंसी आ जाएगी। आपको पता है मैं जिस कॉलेज में एचएल कॉलेज के अंदर में पढ़ा हुआ हूं, एचएल कॉलेज में 2003-4 में आपको पता है फीस कितनी थी? 1500 रुपए, 1500 रुपीज। अगर ये पुराना डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई थिंक इट विल बिकम यूजलेस फॉर यू राइट नाउ। पता चल रहा है। सो ये भी पूछना बहुत जरूरी है कि व्हेन दे हैव कलेक्टेड द डेटा। बहुत पुराना डेटा तो नहीं है ना। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज हु हैज कलेक्टेड द डेटा। व्हाई दे हैव कलेक्टेड, यानी कि पर्पस बिहाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। हाउ, यानी कि कौन सा मेथड यूज किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज व्हेन दे हैव कलेक्टेड डेटा। नेक्स्ट वन इज और एक क्वेश्चन मार्क, वेयर, फ्रॉम वेयर दे हैव कलेक्टेड द डेटा। फ्रेंड्स, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हो कि सर शादियों पे लोग कितने एक्सपेंस करते हैं, तो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी सिटी में, आप कोई मेट्रो सिटी का अगर रिसर्च कर रहे हो या किसी गांव का रिसर्च कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चल रहा है। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स याद कीजिए 5 पॉइंट हुए। हु हैज कलेक्टेड द डेटा, व्हाई दे हैव कलेक्टेड द डेटा, हाउ दे हैव कलेक्टेड द डेटा, व्हेन दे हैव कलेक्टेड द डेटा। समझ में आ रहा है? एंड फ्रॉम वेयर दे हैव कलेक्टेड द डेटा। एंड फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट इज, आपको इसे यूनिक पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। क्या पता है? फ्रेंड्स, प्लीज अवॉइड डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा। प्लीज अवॉइड डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है पता है? कुछ जो ये पब्लिश सोर्सेज होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं कि 10 साल का डेटा ये है कि गोल्ड का प्राइस इतना 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 इंक्रीज हुआ, हमें ऐसा लगता है कि 11th एंड 12th ईयर में गोल्ड का प्राइस इतना रहेगा। फ्रेंड्स प्लीज अवॉइड, उनको ऐसा लगता है, ये कोई श्योरिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स प्लीज डोंट यूज प्लीज ट्राई टू अवॉइड डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा। चलिए फिर से एक बार, सेकेंडरी जो डेटा है उसके अंदर हमने जितनी भी चीजें की हैं, आ जाइए यहाँ पे। सेकेंडरी डेटा में पब्लिश सोर्सेज में कौन कौन आएगा, ऐसे ही याद रखना है। इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड लास्ट में क्या, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से याद आया बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, अनपब्लिश्ड डेटा में तो आपको थोड़ी सी 3-4 लाइन ही लिखनी है। एंड उसके बाद प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स हु हैज कलेक्टेड, व्हाई दे हैव कलेक्टेड यानी कि पर्पस बिहाइंड कलेक्टिंग, how they have collected, that means method of collection of data, when they have collected मतलब कि ये बहुत पुराना तो नहीं है, from where यानी कि region कौन सा था, and last is a unique point friends, please avoid direct use of estimated data. Is it fine friends?
हम लोगों ने लॉन्ग जितने भी क्वेश्चंस थे थियरी के वो सारे हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर लर्न कर लिए हैं। आप अभी हाफ एन आवर 1 आवर दोगे तो आप लोग सारे एमसीक्यू एंड वन लाइनर भी आप अपने हिसाब से खत्म कर पाओगे। All right, I hope you all have enjoyed this chapter. Please try to learn it and keep repeating, keep revising, and that's the key to success. All right, thank you very much for watching this video.